तो क्या बोला, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। पहले तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम कोई लॉ का इंटेंशन फाइंड करने का ट्राई करता है, क्या बोला मैं, जब तुम किसी लॉ का इंटेंशन फाइंड करने का ट्राई करता है तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर तुम किसी लॉ का मीनिंग फाइंड करने का ट्राई करता है तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, लॉ में क्या क्या आ जाएगा, तो लॉ विल इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, ऑर्डर्स, ये सब आ गया, ऑर्डिनेंस, ये सब आ गया। तो बेटा इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन सब में क्या दिया है, उसका इंटेंशन और उस वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब मुझे बच्चे लोग बोलते सर अगर लॉ में दिया है तो फिर उसका इंटेंशन फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, वो तो दे दिया है ना लॉ में, फिर इंटेंशन क्यों फाइंड करना है। तो बेटा अब रीजन बताता हूं। देखो लॉ एक लैंग्वेज है कि लॉ हैज बीन फॉर्म्ड इमेमोरियल, मतलब लॉ बहुत पहले बना रहता है और बाद में जाके लॉ में चेंजेस होते चले जाते, सिचुएशनल चेंजेस होते चले जाते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। कंपनीज एक्ट, मैं नए वाले की बात नहीं कर रहा हूं, पुराना कंपनीज एक्ट 1956 में बना था। उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था तो हर जगह पे बुक्स एंड पेपर लिखा था। 2000 तक आते आते 2000 तक आते आते सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन होने लगा। तो फिर सवाल ये आया कि क्या बुक्स एंड पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि लिखा तो कुछ नहीं था। तो बोला हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये लॉ बना तब कंप्यूटर था नहीं, इसीलिए लोगों ने ये सोच के डाला नहीं। बट उनका पर्पस क्या था, उनका इंटेंशन ये था कि हर टाइप के रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर दे। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे इंटेंशन ही काम आया अपने को फाइंड आउट करने का। दूसरा, अब तुम कितना भी कोशिश कर लो, सब कुछ लॉ में डालना पॉसिबल नहीं है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन द लॉ। तो वहां पे भी हमको इंटेंशन जानने की जरूरत पड़ जाती है। अब मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ए अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब तुम्हारा सेक्शन 307 में आता है, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर का सजा दिया है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है कैसे पता चलेगा। मान लो मैंने किसी को कुछ फेंक के मारा तो क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। तो बोले भाई ऐसे कैसे क्या डालोगे, तो वहां पे इंटेंशन तुमको अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने चाकू फेंक के मारा तो अटेम्प्ट टू मर्डर मान सकते हो, लेकिन मैंने गुलाब का फूल फेंक के मारा तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं मानोगे। मतलब बोलने वाली बात है कि सारा कुछ सिचुएशन डालना पॉसिबल नहीं है लॉ में। तो यहां पे भी लॉ का इंटेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम उसमें जो भी लॉ बोलना चाहता है वो हम अचीव कर सके। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा हमेशा याद रखना, लॉ सबसे ऊपर आता है, बट लॉ से भी ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब इस इंटरप्रिटेशन को पढ़ने के लिए मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड है। पहले हम लोग इसका रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, फिर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में दो रूल है, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल। अच्छा, प्राइमरी रूल में क्या क्या आएगा, तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हेडेंस रूल। हेडेंस रूल का ही दूसरा नाम है बेनिफिशियल रूल, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और एड्यूसम जनरिस, ये सब प्राइमरी रूल है। सेकेंडरी रूल है एक्सप्रेसियो यूनियस इस एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, लैटिन नाम है। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ नॉस्किटरोसोसिस। तीसरा कंटेम्पोरेनिया एक्सपोशियो ईस्ट ऑप्टिमा ईट फोर्टिसिमा इन लेगे। अब ये सब गाली मत देना मेरे को, ये सब लिखा हुआ है ना। तो आप लोग एक एक करके आप पूरा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम आराम से, एक एक चीज समझ जाएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। बेटा अब ये रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मेरी बात सुनो। बेसिकली क्या होता है ना, लॉ जब बनता है तो लोग लॉ मेकर बहुत ज्यादा ध्यान से लॉ को बनाते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है इसके। तो कभी भी लॉ बना है ना तो उसको पत्थर की लकीर मानो, मतलब उसमें जो जो दिया है ये सब परम सत्य है ये मानो। इसीलिए बोलते हैं लॉ हैज बीन फॉर्म्ड केयरफुली। और इसीलिए जब लॉ में कुछ दिया है तो उसको पत्थर की लकीर मानो, हर वर्ड की वैल्यू दो। नो वर्ड कैन बी एडेड, डिलीटेड और सब्सटीट्यूटेड। हर वर्ड का मीनिंग दो और हर वर्ड का वही मीनिंग दो जो उसका नेचुरल और पॉपुलर मीनिंग है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। मेरे घर में गेस्ट आए, मैंने मेरे बच्चे को बोला जाके पानी लेके आओ। ये तो वो क्या करेगा, पीने का पानी लाएगा कि नहाने का? ऑब्वियस सी बात है पीने का पानी लाएगा। तो ये हो गया लिटरल कंस्ट्रक्शन। बोला भाई जो पॉपुलर मीनिंग है, जो सब लोग समझते हैं, वही मीनिंग असाइन करो। ये होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। और हमेशा हम यही करते भी है, जब हम लॉ पढ़ना चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर वर्ड को, एक एक वर्ड को मीनिंग असाइन करते हैं। हर वर्ड का जो मीनिंग है हम उसी को अडॉप्ट करते हैं, ना उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, ना डिलीट करते हैं, ना सब्सटीट्यूट करते हैं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने से लॉ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वही डिफीट हो जाता है, उसमें कुछ एब्सर्डिटी क्रिएट हो जाता है, तो उस वक्त हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है, कंपनी कैन बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस। अब ये जो डेफिनेशन है, कंपनी कैन बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस, उसमें लैंग्वेज ऐसा नहीं लिखा है। लैंग्वेज कैसा लिखा है, कंपनी में बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस। अब तुम लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे तो बोलोगे भाई साहब मे का मतलब क्या है, तो मे का मतलब होता है ऑप्शनल। इसका मतलब ऑप्शन है क्या कि कंपनी चाहे तो लॉफुल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं, चाहे तो अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं। बट डोंट यू थिंक अगर तुमने इस मे को ऑप्शनल वाला लैंग्वेज डाल दिया तो लॉ का जो बेसिक है वही एब्सर्ड हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पे वर्ड्स कैन बी एडेड, डिलीटेड, सब्स्टिट्यूटेड इन सच अ वे कि लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर सके। तो यहां पे भले लिखा है कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, बट यहां पे हम क्या बोलेंगे, कंपनी मस्ट बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। मतलब कंपनी मैंडेटरली लॉफुल पर्पस के लिए बननी चाहिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कंपनी नहीं बननी चाहिए। तो यहां पे हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट नहीं किया है, हमने क्या किया, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट किया। अच्छा, अब तुम्हारे मॉड्यूल में इन्होंने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन को अलग अलग देके रखा है, बट रियल लाइफ में दोनों का मीनिंग मोर और लेस सेम ही है। बट तुम एग्जाम पर्पस के लिए जो मैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं वही पढ़ो और वही लिख के आओ, वही आपके मॉड्यूल में भी दिया है। तो ये लोग क्या बोलता है, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये लोगों ने क्या बोला, कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिटरल कंस्ट्रक्शन में मे तो ऑप्शनल हो गया। इसका मतलब क्या ऑप्शनल है कि कंपनी लीगल पर्पस के लिए बननी चाहिए या कंपनी इलीगल के लिए भी बन सकती है। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो बोला अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन से कंफ्यूजन आता है तो उस केस में तुम वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो वैसे वर्ड के साथ जिससे क्लैरिटी आ जाए। मतलब तुम यहां पे मे लॉफुल पर्पस की जगह क्या रीड करोगे, मस्ट फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस ओनली, अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं बनना चाहिए। अच्छा, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का एक लैटिन नाम है अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पेरिएट। एक बार मेरे साथ बोलो ना, क्या है नाम, अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पैरिएट। ये क्या हो गया, ये हो गया तेरा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो बेटा एक बार यहां तक आ जाओ। पहले मैंने क्या बोला, व्हाट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब लॉ हैज बीन फॉर्म्ड केयरफुली एंड हेंस नो वर्ड शुड बी एडेड, डिलीटेड, सब्स्टिट्यूटेड, एवरी वर्ड शैल बी गिवन देयर मोस्ट पॉपुलर मीनिंग विच इज नोन टू एवरीवन। बट उसकी वजह से इफ देयर इज अ एब्सर्डिटी देन वर्ड्स कैन बी एडेड, डिलीटेड, सब्स्टिट्यूटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। इसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पैरिएट। अच्छा, मैंने क्या बताया, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जैसा ही एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एग्जाम के लिए क्या, सुनो, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, ए मे क्या है, ऑप्शनल है, शैल क्या है, शैल है मैंडेटरी। बट अगर ये यूज करने से एब्सर्डिटी आ रहा है तो तुम इसको अदरवाइज रीड कर सकते हो। मतलब तुम मे को मस्ट बोल के रीड कर सकते हो, शाल को मे बोल के रीड कर सकते हो, और इसको और सिंपल वे में बोलूं तो तुम मे को मैंडेटरी बोल के रीड कर सकते हो और शाल को ऑप्शनल बोल के रीड कर सकते हो। मतलब तुम ये उल्टा रीड कर रहे हो ना, इसे ही बोलते हैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूं। एक एग्जांपल तो बता दिया मैंने, कंपनी मे बी फाउंड फॉर अ लॉफुल पर्पस। अब कहने से इससे तो इलॉजिकल कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, तो यहां पे तुम मे नहीं रीड करोगे, यहां पे क्या रीड करोगे, कंपनी मे की जगह क्या रीड करोगे, कंपनी शैल बी फाउंड फॉर अ लॉफुल पर्पस। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। कंपनीज एक्ट में, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, इंटर पास करने के बाद आएगा ये। कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन दिया है और उसमें ऐसा लिखा है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव इन विद इन 1 मंथ। शैल गिव इन विद इन 1 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी डाल के रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने में दिन देना है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 महीने में दिन नहीं दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पनिशमेंट नहीं है। इसका मतलब कहने से ये शाल रहा ही नहीं, क्योंकि बिना पेनल्टी के कोई मैंडेटरी प्रोविजन आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये शैल को हम क्या रीड कर रहे हैं, मे रीड कर रहे हैं। सीजी मे गिव इन विद इन 1 मंथ। क्लियर हो गया ये। तो क्या बोला, मेरे साथ एक बार बोलो। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन की वजह से एब्सर्डिटी आ रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रहा है, रेपग्नेंसी आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे। मतलब एंड को क्या होता है, कॉन्जेक्टिव होता है, और क्या होता है, डिसजक्टिव होता है। लेकिन तुम एंड को और बोल के रीड कर सकते हो या तो और को एंड बोल के रीड कर सकते हो। अच्छा, मे क्या है, मे ऑप्शनल है, मस्ट क्या है, मैंडेटरी है। बट अगर इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो तुम मे को
ऑप्शनल की जगह मैंडेटरी रीड कर सकते हो, मतलब शैल रीड कर सकते हो मे को, और शैल को क्या रीड कर सकते हो, मे। तो द वर्ड शैल विल बी रीड एज मे एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, इसी के साथ मैंने तुमको 3 रूल पढ़ा दिया है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो तीनों रूल। पहला क्या बोला, लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब हर वर्ड का सेम मीनिंग देना है, पॉपुलर मीनिंग देना है, बट उसकी वजह से अगर इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है तो तुम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो, जहां पे वर्ड्स को ऐड डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, उसका दूसरा नाम क्या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का, अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पैरिएट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि तुम वर्ड्स के को रिवर्स मीनिंग दे सकते हो, मतलब एंड क्या है, कंजक्टिव है, और क्या है, डिजक्टिव है, लेकिन तुम एंड को और बोल के रीड कर सकते हो, और को एंड बोल के रीड कर सकते हो। मे क्या है, ऑप्शनल है, शैल क्या है, मैंडेटरी है, बट तुम मे को शैल बोल के रीड कर सकते हो, शैल को मे बोल के रीड कर सकते हो। बट ये तुम कब करोगे, जब लिटरल कंस्ट्रक्शन फॉलो करने से क्या क्रिएट हो रहा है, एब्सर्डिटी, इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है, इलॉजिकल मीनिंग निकल के आ रहा है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। अब देखो, लिटरल कंस्ट्रक्शन और अपना सॉरी लिटरल नहीं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एग्जाम में तो अलग अलग लिखना है। तो क्या रहेगा, तो देखो ऐसे लिखो कि लिटरल कंस्ट्रक्शन अगर एब्सर्डिटी क्रिएट करता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस वर्ड को निकाल देंगे, ऐड डिलीट सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है, एंड हम लोग उसको वो इंटरप्रिटेशन देंगे जिससे जो लॉ का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, इसको बोला जाता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पैरिएट। इतना लिख दिया। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये तो एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन भी यही है, इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट तुमको डालना है कि अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स कैन बी एडेड डिलीटेड सब्स्टिट्यूटेड, ये बात तो है। अब तो हम वर्ड्स को इस तरीके से रीड करेंगे कि लॉ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो अब तुमको एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में 2 एग्जांपल लिख लेना है। ये जैसे अगर एंड लिखा है लॉ में तो तुमको दोनों फॉलो करना होता है, इसको कंजक्टिव बोलते हैं। और लिखा है लॉ में तो तुमको दोनों में से कोई एक फॉलो करना होता है, इसको डिसजक्टिव बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में तुम एंड को और रीड कर सकते हो, और को एंड रीड कर सकते हो, ताकि लॉ का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। और वो तुम कब करोगे, जब लिटरल कंस्ट्रक्शन की वजह से एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मे ऑप्शनल है, लेकिन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर मे रीड करने से इलॉजिकल ओपिनियन निकल के आ रहा है, इलॉजिकल व्यू निकल के आ रहा है, तो तुम मे को शाल रीड कर सकते हो, मैंडेटरी रीड कर सकते हो। इसका तो अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो अगर मैं इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करूं तो अलग गलत मीनिंग निकल के आ रहा है कि मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, मे बी फॉर्म फॉर अ अनलॉफुल पर्पस, मतलब ऑप्शनल हो गया ना। तो इलीगल काम के लिए तो कंपनी नहीं बना पाएगा तुम। तो यहां पे मैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करूंगा और मे को मे नहीं रीड करूंगा, क्या रीड करूंगा, शाल, मतलब कंपनी शाल बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस ओनली। दूसरा एक और एग्जांपल, शाल क्या होता है, मैंडेटरी होता है, लेकिन अब मैं इसका ही तुमको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, तुमको नहीं है सिलेबस में, इंटर पास करने के बाद ही आएगा, बट ऐसा लिखा हुआ है कि सीजी shall allot DIN, director identification number, to company within director within 1 month from the date of application। अब इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी ये प्रोविजन है कि वो डायरेक्टर को एप्लीकेशन से 1 महीने में डिन दे देना चाहिए। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया डिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पनिशमेंट नहीं दिया है वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस शाल का कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई शाल को शाल ना रीड करके क्या रीड करूंगा, मे, मतलब मैंने इसको एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिया, मैंने इसको अदर वे राउंड अप्लाई कर दिया। तो एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में 2 चीज लिख के आओ एग्जाम में। क्या लिखोगे कि लिटरल कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे और एंड को और रीड कर लोगे, और को एंड रीड कर लोगे, मे को शाल रीड कर लोगे, शाल को मे रीड कर लोगे। तो देखो यही भी है, एक बार रीड करो मेरे साथ। इफ द लिटरल कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी, repugnancy, inconsistency, then following exceptions will be applied. To avoid repugnancy, and will be read as or, and to avoid repugnancy, or will be read as and. May, must, shall. The word may means directory. Words must, shall mean mandatory. To avoid repugnancy, मतलब illogical opinion. Sometimes the word shall will be read as may and vice versa. क्लियर है। और ये कंपनी लॉ वाला एग्जांपल है, दैट कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, हियर द वर्ड मे विल बी इंटरप्रेटेड एज शाल।
तो अभी तक अपन ने तीन चीज पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा अपन ने? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, वो बोलते हैं हर वर्ड का मीनिंग दो और जो पॉपुलर मीनिंग है वो दे दो। फिर हमने दूसरा पढ़ा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन से एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करो। और वो क्या बोलता है कि भाई इसका दूसरा नाम क्या? लिटरल अपना रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का अल्ट्रा मैजिस वैलिएट कॉम पेरियड। फिर तीसरा हमने पढ़ा रूल ऑफ तुम्हारा एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन की वजह से एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है तो तुम क्या करोगे? उसका अपोजिट मीनिंग दे दोगे। जैसे वर्ड एंड है, अगर इलॉजिकल मीनिंग आ रहा है तो एंड को और रीड कर लो, और को एंड रीड कर लो, मे को शाल रीड कर लो, शाल को मे रीड कर लो। क्लियर है ये? इसके बाद आता है एज्यूस देम जेनेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन रूल है। इसको अगर मैं लिटरल मीनिंग बोलूं तो इसका मतलब होता है इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। क्या बोला मैंने? इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। अब मैं तुमको समझाने के लिए बोलता हूं, कितनी बार क्या होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है। क्या होता है? कितनी बार इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है और कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं और उस एग्जाम्पल के एंड में कुछ जनरल वर्ड दिया रहता है। क्या बोला मैंने? उस एग्जाम्पल के एंड में कुछ जनरल वर्ड दिया रहता है। तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? एक छोटा एग्जाम्पल देके बोलता हूं। अगर ऐसा दिया है कि अ जू कंटेन लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड अदर्स, अब देखा जाए तो इन्होंने जू के बाजू में कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, लायन, टाइगर, लेपर्ड, और उसके एंड में क्या लिखा है? एंड अदर्स। अब इस अदर्स को तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो ये लोग बोलता है भाई इस अदर को तुम वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पहले इन्होंने सिर्फ वाइल्ड एनिमल का एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब इस अदर्स में सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल आएगा। मतलब इस अदर में तुम बेटा हाइना ले सकते हो, इस अदर में तुम क्या बोलते हैं अपना कंगारू ले सकते हो, बट इधर इस अदर में तुम काऊ नहीं ले पाओगे क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो यही इन्होंने बोला कि व्हेन लॉ कंटेन स्पेसिफिक वर्ड, यहां पे क्या स्पेसिफिक वर्ड है? लायन, टाइगर, लेपर्ड। दो स्पेसिफिक वर्ड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं? वाइल्ड एनिमल के क्लास को बिलोंग करते हैं। द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना ये क्लास। क्यों? क्योंकि इट इज फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड। उसके आगे क्या लिखा है? एंड अदर्स। तो ये लोग बोलता है ये जो जनरल वर्ड है इसका तुम इंटरप्रिटेशन वाइडर फैशन में नहीं ले पाओगे, कैन नॉट बी टेकन इन वाइडर फैशन। मतलब इस अदर्स में तुम सारे जानवर को नहीं ले पाओगे, इस अदर्स में तुम उसी को ले पाओगे जो उसके पीछे वाले स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव हो रहा है। तो बोला कि जनरल वर्ड विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड। मतलब इस अदर्स को तुम कहां से रीड करोगे? लायन, टाइगर, लेपर्ड से रीड करोगे। मतलब इस अदर्स को तुम वाइडर फैशन नहीं बोल सकता। तुम ये नहीं बोल सकता काऊ भी आ जाएगा, नहीं, इसी नेचर के एनिमल्स आएंगे। मतलब इसमें हाइना वगैरह आ जाएगा बट काऊ नहीं आएगा क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल है, वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने सीए फाउंडेशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा, वैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा क्योंकि न्यू सिलेबस में है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज ऑथेंटिकेटेड, डेटेड, साइन एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इट इंक्लूड्स। अच्छा, वहां पे इन्होंने इन इंक्लूड्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट तो डाला है बट इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं डाला है। तो क्या डिमांड ड्राफ्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माना जाएगा? तो बोला यस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इन्होंने एग्जांपल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट दिया है तो, और आगे जनरल वर्ड है एक्सेट्रा है, मतलब जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नेचर का इंस्ट्रूमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माना जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माना जाएगा। तो अब नेटशेल में एज्यूस देम जेनरिस बोलो मेरे को। एज्यूस देम जेनरिस क्या बोलता है कि अगर कोई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जो स्पेसिफिक वर्ड है, और उस एग्जाम्पल के बाद इन्होंने कुछ जनरल वर्ड दिया है, तो वो जनरल वर्ड का मीनिंग वाइडर फैशन में नहीं ले सकते हो। उस जनरल वर्ड को तुम वैसे इंटरप्रेट करोगे जो बाकी के दिए हुए एग्जाम्पल से सिमिलर हो। तो आई होप इट इज क्लियर। देखो यहां पे मेरी कोशिश है एक बेसिक तुमको समझाता चला जाऊं और बेसिक याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो ये तुम रिवीजन के हिसाब से पढ़ो। फिर इसके बाद आता है बेनिफिशियल रूल, हेडेंस रूल, मिसचीफ रूल। अब मेरे बच्चों, व्हाट इज बेनिफिशियल रूल, हेडेंस रूल, मिसचीफ रूल? तो देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर लॉ में क्या दिया है वो बताया है लेकिन क्यों है वो पता नहीं है और लॉ बहुत पुराना है, तो तुम ये रूल अप्लाई करोगे। क्या बोला मैंने? व्हाट इज गिवन इन द लॉ ये पता है बट व्हाई इट इज गिवन इन द लॉ ये पता नहीं है, तो तुम
ये बेनिफिशियल रूल, हेडेंस रूल अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक और बात है कि अगर लॉ का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो तुम ये रूल अप्लाई कर सकते हो। मैं ये समझाने के लिए बोलता हूं, पहले तो ये रूल आया था 1584 में, मैं तुमको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट है, बाहर का कानून है, भारत का नहीं है। स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट आया था। अच्छा, क्यों आया था स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट? ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट आया था, फॉरेन कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, तो वहां पे प्रोस्टिट्यूट लोग ना अपने क्लाइंट को सोलिसिट करते थे रोड पे जाके। तो उससे क्या होता था, जो कस्टमर्स आने जाने वाले लोग हैं वो बेचारे एम्बेरेस फील करते थे क्योंकि फैमिली के साथ जाते आते थे। तो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में ना इन्होंने एक लाइन ऐड किया कि नो प्रोस्टिट्यूट कैन सोलिसिट एनी पासर बाय, मतलब जाने आने वाले को सोलिसिट नहीं कर सकते हैं। और आगे लॉ में लिखा था ऑन रोड, बस इतना लिख दिया था। तो प्रोस्टिट्यूट लोग क्या करते थे, रोड पे जाना बंद कर दिए क्लाइंट को बुलाने के लिए, लेकिन अपने दरवाजे से, डोर से, अपने विंडो पे जाके चिल्ला के बुलाते थे। अब चिल्ला के बुलाते थे आने जाने वाले को, तो डोंट यू थिंक आने जाने वाले तो फिर भी एम्बेरेस फील कर ही रहे? क्यों एम्बेरेस फील करे? क्योंकि बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉ का वो तो डिफीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे जो लॉ बना था वो आने जाने वालों के लिए, आने जाने वालों को मेंटल पीस के लिए बना था, और पर्पस तो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं फुलफिल हो रहा? क्योंकि लॉ में ऑन रोड लिखा है, डोर विंडो नहीं लिखा है। तो डोर विंडो नहीं लिखा तो डोर विंडो से चिल्ला के बुलाते थे। तो एक स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस बोल के केस हुआ, उस केस में जज ने क्या बोला कि भाई लॉ का पर्पस डिफीट हो जाएगा और इसीलिए हम ऑन रोड को क्या रीड करेंगे, ऑन रोड, डोर एंड विंडो। और यही है तुम्हारा बेनिफिशियल रूल, हेडेंस रूल, मिसचीफ रूल। तो क्या बोलता है, द रूल इज अप्लाइड ओनली व्हेन द वर्ड्स यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगियस एंड कैपेबल ऑफ मल्टीपल मीनिंग। तो इस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करो व्हाट इज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर दिस एक्ट। मतलब ये कानून आने के पहले क्या सिचुएशन था। तो इस कानून आने के पहले, ये स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट आने के पहले क्या सिचुएशन था कि जो आने जाने वाले लोग हैं उसको प्रोस्टिट्यूट लोग हैरेस करते थे। फिर व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफीट दैट कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, मतलब क्या प्रॉब्लम था लॉ में, ये फाइंड आउट करो। तो लॉ में क्या लिखा था, ऑन रोड, डोर एंड विंडो नहीं लिखा था। तो मतलब क्या कमी थी लॉ में, उन्होंने ऑन रोड लिख के छोड़ दिया था। इसकी वजह से जो प्रोस्टिट्यूट थे वो डोर और विंडो से क्लाइंट को सोलिसिट कर सकते थे, तो ये कमी था लॉ में। व्हाट वाज द मिसचीफ एंड फॉर विच द पार्लियामेंट वॉज पास द लॉ, फाइंड आउट करो कि क्यों लॉ पास किया था। तो ऑब्वियसली आने जाने वाले को मेंटली रिलीफ देने के लिए पास किया था। तो अप्लाई द लॉ, क्या बोला मैंने, अप्लाई द लॉ इन सच अ वे दैट मिसचीफ इज सप्रेस्ड एंड रेमेडीज इज एडवांस। मिसचीफ क्या है, आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, रेमेडी क्या है कि वो परेशानी ना हो। तो बोला लॉ को ऐसे अप्लाई करो कि मिसचीफ कम हो जाए, रेमेडी सोल्यूशन बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ेगा, तो इन्होंने ऑन रोड को, जज ने क्या रीड किया, ऑन रोड, डोर एंड विंडो। इससे क्या हुआ, जो प्रोस्टिट्यूट का मिसचीफ था, जो परेशान कर रहे थे लोगों को, वो ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि डोर और विंडो से भी वो परेशान नहीं कर सकते। और जो रेमेडीज था, रेमेडीज किसके लिए था, जाने आने वाले लोगों के लिए था कि वो मेंटल पीस मिले, वो बढ़ गया। तो ये, तो हेडेंस रूल को एक बार बताओ मेरे को, क्या बोला मैंने, हेडेंस रूल को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि लॉ क्यों बना था, क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लॉ बना था। फिर ये बताओ कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द लॉ, लॉ में क्या कमी है, तो सिर्फ ऑन रोड लिखा है। फिर व्हाट इज द रेमेडीज, मतलब व्हाट इज द मिसचीफ फॉर विच द लॉ इज फॉर्म। तो मिसचीफ ये था कि आने जाने वाले को परेशानी हो रहा है। व्हाट इज द रेमेडीज गिवन इन द लॉ, तो रेमेडीज ये था कि ऑन रोड लिखा है। अच्छा, लेकिन अब लॉ को ऐसे अप्लाई करो कि मिसचीफ कम हो जाए, रेमेडीज एडवांस हो जाए। मतलब ऑन रोड को क्या रीड करोगे, ऑन रोड, डोर एंड विंडो। तो बेटा ये चार पॉइंट तुम अपने हिसाब से लिखने का, एग्जाम में 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता तो यू विल एबल टू मैनेज इट। क्लियर है ये। अगला है हार्मोनियस रूल। अब मेरे बच्चों, व्हाट इज हार्मोनियस रूल, ये जब दो या कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर दो या उससे ज्यादा लॉ बने हुए हैं, क्या बोला मैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर दो या उससे ज्यादा लॉ बने हुए हैं, तो उसको एक लॉ को फॉलो करके तुम दूसरे लॉ को तोड़ नहीं सकते हो, तुमको दोनों लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर एक लॉ फॉलो करूंगा, दूसरा लॉ नहीं करूंगा, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो दोनों प्रोविजन फॉलो करो, इसी को क्या बोलते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दोनों प्रोविजन में प्यार बढ़ाओ। इसका एक एग्जांपल देता हूं। कंपनीज एक्ट में तुमने पढ़ रखा है कि एक एजीएम से दूसरा एजीएम 15 मंथ्स में हो जाना चाहिए। और इसके ऊपर एक दूसरा प्रोविजन है कि जो तेरा लास्ट एजीएम था, उस एजीएम के फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ्स में
तेरा दूसरा एजीएम हो जाना चाहिए। तो ये दोनों लॉ तुम पढ़ो, दोनों लॉ फॉलो करो, इसी को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब दोनों लॉ कैसे फॉलो करोगे? तो 15 मंथ्स और 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर ले लो। तो तुमने अगर 15 months from last AGM and within 6 months from the end of financial year in which the last AGM has been held, दोनों में whichever is earlier अगर तुमने AGM का कंडक्ट कर लिया तो क्या होगा? दोनों लॉ फुलफिल हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, मान लो कंपनीज एक्ट बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए साल में, और तेरे आर्टिकल में लिखा है 6 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। ये तो तुम 6 बोर्ड मीटिंग कर लो तो आर्टिकल भी फॉलो हो जाएगा, कंपनीज एक्ट भी फॉलो हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब एक कानून को फॉलो करने के लिए तुम दूसरा कानून तोड़ नहीं सकता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर बात पे मल्टीपल कानून दिया है तो सारा फॉलो करो, इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा मैंने तुमको प्राइमरी रूल सारा बता दिया, एक बारी प्राइमरी रूल मेरे को बताओ क्या क्या था। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलता है हर वर्ड का मीनिंग दो, जो पॉपुलर मीनिंग है वो फॉलो करो। फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन से कुछ इलॉजिकल ओपिनियन निकल के आ रहा है तो उसका जो रैशनल ओपिनियन है वो फाइंड आउट करो। इसका दूसरा नाम क्या? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का अल्ट्रा मैजिस वेलिएट कॉम पेरिएट। फिर एक्सेप्शनल रूल क्या बोलता है कि अगर एंड दिया है, में दिया है, शैल दिया और दिया है, लेकिन अगर ये वर्ड यूज करने से एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है तो एंड को और पढ़ लो, और को एंड पढ़ लो, मे को शाल पढ़ लो, शाल को मे पढ़ लो। तो ये हो गया तेरा एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। फिर हमने पढ़ा एजुस देम जनरस, मतलब इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर का है, कुछ एग्जाम्पल दिया है जो स्पेसिफिक नेचर का है, और उस एग्जाम्पल के एंड में कुछ जनरल वर्ड यूज किया है, जैसे लायन, टाइगर यूज के बाद अदर्स वर्ड यूज हुआ, तो अदर्स तो जनरल हो गया। तो जो जनरल वर्ड है उसको वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, उस जनरल वर्ड का वही मीनिंग असाइन करो जो उसके पहले वाले स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव हो रहा है। मतलब वो अदर्स में तुम सिर्फ वाइल्ड एनिमल ले सकते हो, डोमेस्टिक एनिमल नहीं ले सकते हो। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था हार्मोनियस अपना हेडेंस रूल। हेडेंस रूल क्या बोलता है कि अगर लॉ बहुत पुराना है, क्या है तुमको पता है, क्यों है तुमको नहीं पता है, तो तुम कैसे अप्लाई करोगे? तो तुम सबसे पहले फाइंड आउट करो लॉ क्यों बना था, फिर देखो क्या कमी है लॉ में, और फिर ये देखो कि उस लॉ मतलब क्या प्रॉब्लम था जिसके लिए लॉ बना था, फिर ये देखो कि क्या कमी रह गया है, और लॉ को इस तरीके से तुम रीड करो कि जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, मिसचीफ कम हो जाए, और जो सोल्यूशन दिया, रेमेडी दिया लॉ में वो बढ़ जाए। फिर इसके बाद था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर कोई एक पर्टिकुलर कानून पे मल्टीपल लॉ बना हुआ है तो फिर सारे कानून फॉलो करो। एक कानून को फॉलो करने के चक्कर में दूसरे प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन मत करो, तोड़ो मत। जब सारे लॉ फॉलो करोगे तो इसी को क्या बोला जाता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके बाद आता है सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल में बेटा सबसे पहला है एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग साइलेंटली एक्सक्लूड अदर। मतलब अगर लॉ में कोई एक बात क्लियरली लिख के दे दिया है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया, ये इसका मतलब होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। अगर मैंने ये बोला कि मेरे क्लास में मंगू पागल है, इसका मतलब मंगू के अलावा कोई और पागल नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम अगर एग्जाम में सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू सॉल्व करते हो और तुमने एक एमसीक्यू टिक कर दिया, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, ये एमसीक्यू राइट है, तो बाकी एमसीक्यू को तुम क्रॉस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक को मैंने टिक कर दिया मतलब वो राइट है, इसका मतलब बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि रॉन्ग है। क्लियर है? मतलब तुमने एक चीज अगर बोल दिया मतलब बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल है इसका। तुमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि प्रॉक्सी सिर्फ तब वोट कर सकता है जब पोल से वोट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि जब शो ऑफ हैंड होगा तब प्रॉक्सी वोट नहीं कर पाएगा। तो अगर इस लॉ का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है? एक्सप्रेसिव यूनियस इज एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग साइलेंटली एक्सक्लूड अदर। अगर मैंने क्लियरली कोई एक चीज बोल दिया मतलब बाकी सब ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि यार अभिजीत तू एक काम करना, तू है ना मेरे को आज संडे शाम को मिलके जाना, ये तो मतलब इस क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, इसका मतलब मैंने बाकी को नहीं बुलाया है। तो अगर मैंने एक्सक्लूसिवली ये बोल दिया अभिजीत को मिलना है, मतलब मैंने साइलेंटली बाकियों को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजियो ईस्ट ऑप्टिमा ईट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर
अगर लॉ में कुछ दिया एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी, तो उस लॉ को पढ़ने के लिए जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस लॉ को बनाया है, जो लोग उसमें डील करते हैं, उन्होंने उसको क्या मीनिंग असाइन किया है, वो मीनिंग लेके देखो। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब लॉ बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि मीनिंग असाइन करने के लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है, और वो डेवलप करने के लिए लंबे टाइम का गुजरना जरूरी है। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो कंटेम्पररी अथॉरिटी है, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लॉ को क्या मीनिंग देते हैं, वो मीनिंग तुम दे दो। दैट्स कॉल्ड मीनिंग असाइन्ड बाय कंटेम्पररी अथॉरिटी। तीसरा आता है नॉस्किटरा सोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्किटरा सोर्सेस? तो नॉस्किटरा सोर्सेस का मतलब होता है मीनिंग असाइंड बाय एसोसिएटेड वर्ड। अगर किसी वर्ड का मीनिंग तुमको क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो वो जिसके साथ है तुम उसका मीनिंग असाइन कर लो। जैसे मैं कौन हूं तुम्हें नहीं समझ रहा है, तो मेरे बाजू में देखो कौन है। तो अगर मेरे बाजू में टपोरी है, मतलब मैं भी टपोरी। मेरे बाजू में मुकेश अंबानी, रतन टाटा है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मतलब मैं भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। अब बेटा नॉस्किटरा सोर्सेस सिर्फ और सिर्फ तब फॉलो हो सकता है जब दो स्पेसिफिक वर्ड साथ में हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों स्पेसिफिक वर्ड है। अब प्लांट भी स्पेसिफिक है, मशीनरी भी स्पेसिफिक है। अब तुम किसका मीनिंग असाइन करोगे? तो जिसका स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होगा उसका मीनिंग। ये जैसे अगर तुम आंख बंद करके इमेजिन करोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो तुमको पेड़ नजर में नहीं आ रहा है, तुमको क्या नजर में आ रहा है? मशीन। तो यहां पे प्लांट का मतलब फैक्ट्री हो गया, मशीन जैसा कुछ। प्लांट एंड ट्री, अब तुम आंख बंद करके इमेजिन करोगे तो प्लांट एंड ट्री में तुमको बेटा फैक्ट्री, मशीन नजर नहीं आ रहा, तुमको पेड़ नजर आ रहा। तो यहां पे प्लांट का मतलब क्या हो गया? पौधा। एक और एग्जांपल देता हूं, मीनिंग असाइन्ड बाय एसोसिएटेड वर्ड। अगर ऐसा लिखा है बैग कंटेन टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, ऑयल, तो यहां पे ऑयल मतलब क्या? इंजन ऑयल नहीं होगा। क्यों? ये सारी चीज क्या है? टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, ये अपने शरीर पे लगाने वाली चीज है, तो मतलब यूज करने वाली, ह्यूमन बीइंग को यूज करने वाली चीज है। तो यहां पे ये ऑयल तेरा वैसा ही कुछ होगा, मतलब ये क्या होगा? तेरा हेयर ऑयल होगा, इंजन ऑयल नहीं होगा। तो फिर से सिंपल वे में बताओ, नॉस्किटरा सोर्सेस मतलब अगर तुमको कोई चीज का मीनिंग समझना है तो उसका जुड़ा हुआ वर्ड्स का क्या मीनिंग है, उससे तुम इस मीनिंग को डिराइव कर दो। क्लियर है ये? तो तीनों एक बार फिर से बोलो, एक्सप्रेसिव, यूनिस, एक्सक्लूसिव, अल्टेरियस। मतलब अगर तुमने एक चीज को स्पेसिफिकली बोला, इसका मतलब लॉ ने बाकी को एक्सक्लूड कर दिया, ये माना जाएगा। दूसरा कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजियो, मतलब अगर तुमको कुछ कंफ्यूजन है लॉ में, लॉ बहुत पुराना है, तो उसको समझने के लिए उसके कंटेम्पररी अथॉरिटी, उसके जुड़े हुए लोग उसका क्या मीनिंग दे रहे हैं, वो ले लो। तीसरा नॉस्किटरा सोर्सेस, अगर कोई दो स्पेसिफिक वर्ड साथ में यूज किया है और तुमको क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें जो स्ट्रॉन्गर वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, उसी वर्ड से दूसरे मीनिंग को असाइन कर दो। जैसे अगर मैंने टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, ऑयल बोला, तो यहां पे ऑयल में कुछ वैसा आना चाहिए जो टूथपेस्ट से रिलेटेड हो, तो यहां पे ऑयल हेयर ऑयल आएगा, इंजन ऑयल नहीं आएगा। अब बेटा मेरी पूरी कोशिश है लिमिटेड टाइम में तुमको थोड़ा बहुत बेसिक लॉजिक बता के फटाफट रिवाइज भी करवाऊं, बट क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर में खुद भी फास्ट बोल रहा हूं, जिसमें ज्यादा एनर्जी जा रहा है, बट मेरी कोशिश है कि तुमको 2x 1.5x पे डाल के ना देखना पड़े, तुम एक अच्छे से रिवाइज कर लो। अब हमारा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म हो गया है, अभी ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो खत्म कर दिया हमने, नाउ हम लोग अभी करने वाले एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है बोलो? तो इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या क्या चीज का हेल्प ले रहे हैं, तो वो जो हेल्प लेते हैं ना उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अगर एक्ट के विधिन से तुम हेल्प लेता है, क्या बोला मैंने? एक्ट के विधिन से तुम हेल्प लेता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। और एक्ट के बाहर से अगर तुम लोग कोई हेल्प ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब बेटा एक एक करके हम लोग सारा एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो इधर सबसे पहला इसमें टाइटल। ये टाइटल क्या होता है? तो ये जो नाम दिया रहता है ना, कानून का नाम, इसको बोलते हैं टाइटल। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या जो टाइटल दिया है क्या उसका हेल्प लिया जा सकता है क्या इंटरप्रिटेशन के लिए? तो डिपेंड करता है। अब इसका एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं तुम लोग को कि देखो इधर कि कंपनी लॉ, ये क्या है? तेरा शॉर्ट टाइटल है। अच्छा, दिया रहता है शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल है, तो कंपनी लॉ क्या है? शॉर्ट टाइटल है। अगर कोई शॉर्ट टाइटल है तो उसको इंटरप्रिटेशन में हेल्प लिया नहीं जा सकता है। अच्छा, अगर कोई लॉन्ग टाइटल है, फॉर एग्जांपल एक एक्ट है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज,
तो बेटा ये है ना तेरा लॉन्ग टाइटल है, तो इसका इंटरप्रिटेशन में यूज किया जा सकता है। तो लॉन्ग टाइटल को तुम यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए, शॉर्ट टाइटल को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। बट हमेशा याद रखना, अगर प्लेन मीनिंग क्लियर है तो फिर टाइटल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, टाइटल में अगर कुछ दिया है और जो लॉ के अंदर दिया हुआ है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है टाइटल। क्लियर है। दूसरा आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? तो कुछ नहीं है, ये ना बेसिकली लॉ का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, लॉ में क्या है उसका एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है प्रीएम्बल में। तुम ऐसे समझो ना, जैसे कोई मूवी का ट्रेलर आता है तो मूवी में क्या आने वाला है वो ट्रेलर में बताते हैं ना, वैसे प्रीएम्बल में बताते हैं लॉ में क्या आने वाला है। तो इसमें लॉ के ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग क्या प्रीएम्बल का इस्तेमाल कर सकता है क्या इंटरप्रिटेशन के लिए? तो आंसर इज यस, आप लोग प्रीएम्बल का इस्तेमाल कर सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए। बट यहां पे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, तुमको प्रीएम्बल का तुम यूज कर सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन प्रीएम्बल में दिया क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ दिया रहता है। तो अगर प्लेन मीनिंग लॉ का क्लियर है तब तो प्रीएम्बल की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्रीएम्बल में कुछ दिया है और लॉ के अंदर कुछ दिया है और क्लियर है प्लेन मीनिंग, तो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है प्रीएम्बल। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज प्रीएम्बल का यूज कर सकते हो बट वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ना क्या दिया है पता है क्या? कि प्रीएम्बल में दिया है कि भाई वो किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए मतलब बना है, किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना है। लेकिन अगर तुम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन लॉ देखेगा ना तो उसमें 4 ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब प्रीएम्बल में ब्रॉडर एस्पेक्ट लिख के रखा है, सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखा है, लेकिन क्योंकि लॉ में सिर्फ 4 ही अलाउ किया है तो फिर प्रीएम्बल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मतलब 4 के अलावा बाकी डिस्प्यूट्स के लिए तुम प्रीएम्बल मतलब तुम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया ये? तो प्रीएम्बल को यूज कर सकता है बट इट कैन नॉट गो अगेंस्ट प्लेन मीनिंग गिवन इन दी एक्ट। फिर आता है हेडिंग। ये हेडिंग क्या होता है? सेक्शन के ऊपर जो नाम दिया रहता है ना उसको हेडिंग बोलते हैं। अब मैं इसको तुमको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। अब जैसे तुमने कंपनी लॉ पढ़ा है तो उसमें ना अनलिमिटेड अपना एक हेडिंग दिया है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या लिखा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसको हेडिंग बोलते हैं और उसके नीचे फिर मेन प्रोविजन दिया जाता है। अब सवाल आता है कि सर ये जो सेक्शन का नाम है उसको ही हेडिंग बोलते हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या इंटरप्रिटेशन के लिए? बोला किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली वो जो लॉ का जो मेन मीनिंग है, प्लेन मीनिंग है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है हेडिंग। तो लॉ में कुछ कंफ्यूजन है सेक्शन में तो तुम हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बट जो प्लेन मीनिंग दिया रहता है सेक्शन के अंदर का और वो क्लियर है तो हेडिंग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे हेडिंग है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसके नीचे इन्होंने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को समझाया है। अब अगर तुम पढ़ोगे तो फीलिंग क्या आता है हेडिंग से? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है? जितना गारंटी दिया है। बट अंदर अगर तुम पढ़ोगे ना सेक्शन के तो क्या लिखा है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। तो यहां पे तुम देखोगे हेडिंग में जो दिया है वो और मेन मीनिंग में जो दिया है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो फिर क्या प्रीफर करेंगे? जो मेन मीनिंग सेक्शन के अंदर दिया है। मतलब हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए बट वो सेक्शन में जो दिया है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया ये? अगला दिया है मार्जिनल नोट। मार्जिनल नोट क्या होता है? तो सेक्शन के बगल में ना लेफ्ट मार्जिन में शॉर्ट फॉर्म में कुछ दिया रहता है सेक्शन के बारे में, तो शॉर्ट फॉर्म में जो सेक्शन के बारे में दिया रहता है मेरे बच्चों वही मार्जिनल नोट होता है। समराइज फॉर्म में दिया रहता है या कभी अमेंडमेंट आता तो समराइज फॉर्म में लेफ्ट साइड में मार्जिन में डाल के रखते हैं लोग। तो ये जो मार्जिन में डाल के रखते हैं शॉर्ट समराइज फॉर्म में, इसी को मार्जिनल नोट बोलते हैं। क्या इसका यूज कर सकता है क्या इंटरप्रिटेशन के लिए? तो बोला यस, इसका यूज कर सकता है आप इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन जो मेन मीनिंग है लॉ का ये तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो लॉ के अगेंस्ट, लॉ के अंदर अगर कोई मेन मीनिंग दिया हुआ है तो मार्जिनल नोट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो ये सब में चारों में मोर और लेस बात तो सेम लिखा है। ये प्रोवाइजो क्या होता है? तो अगर प्रोवाइजो क्या देता है? मेन सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डालना है ये तो वो प्रोवाइजो के थ्रू डालते हैं, या कुछ क्वालिफाई करना है तो वो प्रोवाइजो के थ्रू डालते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल देके बोलता हूं, आगे जाके ना इंटर सीए पास होने के बाद तुम पढ़ेगा कि कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो सेक्शन 149(1) में दिया ही है, उसमें बताया है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा सब दिया हुआ है। और उसके नीचे एक प्रोवाइजो डाला है, सेकेंड प्रोवाइजो, और उसमें डाला कि अगर लिस्टेड कंपनी है
तो फिर तुमको एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा। ये मतलब लिस्टेड कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, वो 149(1) में दिया है, लेकिन उस 3 डायरेक्टर में भी एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, वो सेकंड प्रोवाइजो में दिया, मतलब फर्दर कंडीशन डाला है सेकंड प्रोवाइजो में। तो प्रोवाइजो में तुम फर्दर कंडीशन डालने के लिए प्रोवाइजो क्या करता है, तुम लोग इंसर्ट करता है। एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया, है ना? बोलो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रोवाइजो है। मेरे को एक सवाल है, क्या प्रोवाइजो का इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हो? तो ये फालतू बात है। एक बात बताऊं, प्रोवाइजो झक मार के तुमको इंटरप्रिटेशन में यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोवाइजो इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो भले इसको इंटरनल एड में डाला है, एक कहने से जब तुम इंटरप्रिट करते हो तो प्रोवाइजो को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। क्लियर है ये? अगला है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्पल। क्या होता है मेरे बच्चों, बोलो जोर से, कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्पल। जिस एग्जाम्पल में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, क्या बोला मैंने, जिस एग्जाम्पल में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन। अब मेरा एक सवाल है, क्या इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए? बोला यस, इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्या होता है, कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्पल है। एक्ट के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्पल दिया है तो उसी को इलस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे तुम देखोगे तो कंपनीज एक्ट में ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर तुम जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़े हो तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में तुम देखोगे मोस्ट ऑफ सेक्शन के नीचे इन्होंने इलस्ट्रेशन देके रखा है। तो ये एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल लॉ मेकर ने ही देके रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन। अच्छा, अब लॉ मेकर ने जो एग्जाम्पल दिया वो तो ऑब्वियसली इसलिए दिया कि तुमको कुछ कंफ्यूजन होगा तो तुम पढ़ सकते हो। तो क्या इलस्ट्रेशन का तुम यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए? तो बोला यस, इलस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, सेक्शन के अंदर अगर कुछ दिया है तो इलस्ट्रेशन वो जो मेन लैंग्वेज दिया है सेक्शन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अगर फिर अगला एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक कभी कभी ना किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड को कोई पर्टिकुलर मीनिंग असाइन करना होता है, तो ये लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू देते हैं। अब तुमको ऐसे में नहीं समझेगा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आगे इंटर सीए पास होने के बाद एक सेक्शन पढ़ेगा, तुम जब तुम इंटर सीए पास होने के बाद जब ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के लिए लॉ है उसमें पढ़ेगा कि सेक्शन 180 बोलता है कि यार अगर तेरे को अंडरटेकिंग बेचना है तो तेरे को अंडरटेकिंग बेचने के लिए तेरे को स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है शेयर होल्डर का। अब अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, तो ना सेक्शन 180 के अंदर ही एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया और बोला यार कोई ऐसा डिवीजन जो कंपनी के नेटवर्थ का 20% है वो अंडरटेकिंग माना जाएगा। अब ये जो अंडरटेकिंग का मीनिंग दिया इन्होंने वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिया सेक्शन 180 के अंदर ही। अब बेटा ये जो है ये स्पेसिफिक मीनिंग असाइन किया है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो ये बाकी सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अंडरटेकिंग मतलब 20% ऑफ नेटवर्थ, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 180 के लिए एप्लीकेबल होगा, ये मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग। तो कभी कभी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई पर्टिकुलर वर्ड को किसी एक तरीके से डिफाइन करना होता है, तो वो किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, ये लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली ये बाकी सेक्शंस के लिए वो मीनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? अगला स्केड्यूल। ये तो बार बार लिखा रहता है। स्केड्यूल क्या होता है, मेन सेक्शन के अंदर तुम रेट्स और टेबल चार्ट अपना रेट्स फॉर्म नंबर्स नहीं डाल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में होता है ना मेन सेक्शन। तो ये लोग मेन सेक्शन के अंदर अगर इनको कुछ सेक्शंस अपना रेट डालना होता है, फॉर्म नंबर डालना होता है कितनी बार, तो ये लोग अलग से टेबल के थ्रू डाल देते हैं। तो वो जो टेबल के थ्रू डालते हैं तेरा रेट्स वगैरह, उसे ही स्केड्यूल बोलते हैं। अब कहने से है तो एक्ट का ही पार्ट हो, तो ये लोग बोलता है इंटरनल एड है, मतलब इसका यूज कर सकते हो। मैं बोलूंगा भाई यूज नहीं कर सकते, यूज करना पड़ेगा। स्केड्यूल इज एज गुड एज लॉ, और वो आपको जक मार के मतलब मैंडेटरली आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो क्या क्या है तेरा, टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट, प्रोवाइजो, ये सब आपके क्या है, इंटरनल एड। बेटा मैं एक एक बार तुमको सिर्फ समझाते जा रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड टाइम में अपने को समझना भी है और रिकलेक्ट भी कर लेना, क्योंकि एक बार तो आप लोग पढ़ चुके हो ये। फिर आता है एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल एड? ये मैं तुमको यहां से पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट इज एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन? जो लॉ के बाहर का कुछ है तो उसको क्या बोलते हैं ये लोग, एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब लॉ के बाहर का अगर कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इसमें ना सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल सेटिंग्स। सुनो,
अब ये सब क्या है, हिस्टोरिकल सेटिंग का यूज कर सकते हो क्या? हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है? कहने से जब कोई लॉ बनता है तो पहले पार्लियामेंट में उसका आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है, फिर उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से लॉ बना रहता है, तो ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लॉ का। तो ऑब्वियसली जब लॉ में कुछ कंफ्यूजन है तो तुम हिस्ट्री, पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ रहेगा या उसका लॉ आने के पहले जो प्रॉब्लम था उसके हिस्ट्री को रीड करके फाइंड आउट कर सकते हो कि लॉ बना क्यों है। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हिस्टोरिकल सेटिंग। फिर आता है कंसोलिड, तो इसका यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए? यस कर सकते हैं। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूज एंड प्रीवियस लॉ, एग्जांपल देके समझाता हूं। एक लॉ है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बहुत फेमस लॉ है ये। अच्छा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, ये आईबीसी आने के पहले बहुत सारे लॉ से जो इंसॉल्वेंसी से डील करते थे, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है, तेरा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है। तो ये सारे लॉ डिलीट किया और इन सबकी जगह एक लॉ बनाया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब तो मैं बोल सकता हूं आईबीसी इज नथिंग बट कंसोलिडेटेड स्टैच्यू। अब मेरा एक सवाल है, मान लो अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है आईबीसी में, तो जो लॉ डिलीट होके ये आया है, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है, क्या तुम उसका यूज कर सकते हो? तो आंसर इज यस, उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स तो सिमिलर होंगी, तो बोला उसका इस्तेमाल कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द लॉ। फिर आता है यूसेज। अगर लॉ में तुमको पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन है तो तुम यूसेज देख सकते हो लॉ का, और उससे भी तुमको बहुत हेल्प होगा ये समझने में कि लॉ बना क्यों है। मैं तुमको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा हाजमोला, हाजमोला है ना, ये मेडिसिन है या हाजमोला आपका ये है चॉकलेट है? क्योंकि देखा जाए तो दोनों का टैक्स रेट अलग अलग हो जाएगा। तो अगर लॉ में क्लैरिटी नहीं है, देखो क्लैरिटी है कि मेडिसिन है तब तो मेडिसिन माना जाएगा, लेकिन मान लो अगर लॉ में क्लैरिटी नहीं है तो हम ये देखेंगे कि जो लोग उसमें डील कर रहे हैं वो उसको क्या बोल के देखते हैं, तो उससे भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिल सकता है। इसके बाद आता है अर्लियर एंड लेटर एक्ट एंड एनालॉग एक्ट, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे, उसको बोलते हैं अर्लियर लेटर एक्ट एंड एनालॉग एक्ट। अब मैं तुमको समझाने के लिए इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, जो 2005 में पास हुआ था। लिखा तो 2002 है बट पास उसका ओजी में नोटिफाई हुआ था 2005 में। अच्छा, दूसरा एक लॉ है बेनामी एक्ट, है तो बहुत पुराना लॉ बट इसको अमेंड करा था 2016 में। अब दोनों कहीं ना कहीं इलीगल असेट की बात करता है, ये मतलब कहने से दोनों कहीं ना कहीं एनालॉग एक्ट है, मतलब जुड़ा हुआ एक दूसरे से। तो अगर बेनामी एक्ट में मुझे कुछ कंफ्यूजन है तो क्या मैं पीएमएल एक्ट को रीड कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, रीड कर सकता हूं, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिर अगला था डिक्शनरी डेफिनेशन। बेटा डिक्शनरी डेफिनेशन मतलब ऐसा डेफिनेशन जो तुम्हारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिया रहता है, क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हो? पहले तो लॉ मेकर ने बोला कर सकते हो, लेकिन फिर लॉ मेकर बोलता है भाई लेकिन सावधानी से करना। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में तो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है और लॉ में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, अगर वो अलग अलग रहेगा तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो पहले इन्होंने बोला है कि हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन फिर बोला एकदम कॉशियस होकर यूज करना। अच्छा, एक तो ये हो गया, और एक होता है जुडिशियल मीनिंग जो दिया रहता है, जैसे कितनी बार कोर्ट ने कोई मीनिंग दिया रहता है। जैसे एक वर्ड है मॉरल टर्पिट्यूड, तो मॉरल टर्पिट्यूड आगे जाके बहुत यूज होगा तुम्हारे लॉ में। तो मॉरल टर्पिट्यूड में ना ये मीनिंग एक्ट के अंदर नहीं डिफाइंड है, लेकिन कोर्ट ने इसका मीनिंग डिफाइन किया था दुर्गा देवी सिंह में, कि एनी एक्ट अगेंस्ट ऑनेस्टी और मॉडेस्टी, ऑनेस्टी मॉडेस्टी के अगेंस्ट अगर कोई काम करते हो तो वो मॉरल टर्पिट्यूड माना जाएगा। अब इसको बोलते हैं मीनिंग असाइंड बाय जुडिशियल अथॉरिटी, कोर्ट ने मीनिंग असाइन किया, क्या इससे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो बोलता हाँ इसका तो तुम बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मेरे को वेट देना हो जो नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी है और जुडिशियल अथॉरिटी ने जो मीनिंग दिया है, दोनों में किसको प्रेफरेंस दूंगा? तो जुडिशियल अथॉरिटी ने जो प्रेफरेंस दिया है। फिर कितनी बार टेक्निकल वर्ड होता है तो उसके लिए टेक्निकल डिक्शनरी होता है, उसका तो तुम बिंदास यूज कर सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग वर्ड कुछ यूज हुआ है और उसके लिए इंजीनियर की कोई डेफिनेशन डिक्शनरी दिया है तो वो तो टेक्निकल हो गया, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या फॉरेन जजमेंट्स यूज कर सकते हो? तो करते ही हो ना यार, बचपन में तुमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ा होगा, ऐश्वरी पढ़ा होगा, तो ये सब तो यार फॉरेन जजमेंट ही है, यूज कर सकते हो। बट अगेन फॉरेन जजमेंट सेम लाइंस पे होना चाहिए। पता चला इंडिया का जो लॉ है और फॉरेन का लॉ अगर अलग अलग लाइन पे है तब तो उसका जजमेंट भी अपने काम नहीं होगा, लेकिन अगर सेम लाइन पे है तो तुम फॉरेन जजमेंट का भी यूज कर सकते हो। तो बेटा मैंने एकदम लिमिटेड टाइम में पूरी कोशिश किया है, जितना हो सके अच्छे से एक बार आपको कवर कर दूं। आई होप आप लोग ये यूजफुल लगा होगा आपको, एंड हम लोग अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।